अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपका मुकल्ला सईस नीट इम्तिहान की तैयारी में इस्तकबाल है। मैं शेख जावेद अहमद नीट इम्तिहान की तैयारी में आप लोगों की मदद करूँगा। हम लोग इंसानी तौलीदी निज़ाम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम हैज़ी दौर मैस्चुरल साइकिल समझने की कोशिश करेंगे। हैज़ी दौर या मैस्चुरल साइकिल, हैज़ी दौर या मैस्चुरल साइकिल ये मादा पैरामिड्स मतलब बंदर, बनमांस और इंसान, इनमें से जो मादा है उनके अंदर होने वाला अमल है। तो मादा पैरामिड्स में तौलीदी दौर हैज़ी दौर कहलाता है। तो मादा जो भी पैरामिड्स है, जो फीमेल है, बंदरों में फीमेल, बनमांस में फीमेल, इंसानों में फीमेल, है ना। तो इंसानों की मादा, बनमांस की मादा, बंदरों की मादा, इनके अंदर ये साइकिल होती है और इसी हैज़ी दौर को तौलीदी दौर या तौलीदी दौर को हैज़ी दौर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो हैज़ी दौर है ये कब आता है? हैज़ी दौर स्टार्ट होता है बलूगत से। कहाँ से स्टार्ट होता है? बलूगत से। इसकी शुरुआत कब होती है? जब वो बलूगत की उम्र को पहुँचते हैं। और बलूगत की उम्र में पहुँचने के बाद जब पहली मर्तबा ये साइकिल होती है तब उसको कहा जाता है मीनार्की। क्या कहते हैं इसको? मीनार्की। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिए। इसको क्या कहते हैं? मीनार्की। ये जो हैज़ी दौर है तो तकरीबन इंसानों के अंदर अगर बात करें तो इंसानों में ये 28 से 29 दिन तक होता है। कितने दिनों तक होता है? 28 से 29 दिनों तक। और होता यह है कि इस हैज़ी दौर के अंदर अलग अलग हालतें होती है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस होती है, 4 हालतें होती है। तो ये 4 हालतों से मिलकर ये पूरा दौर चलता है जिसको कहा जाता है हैज़ी दौर। क्या कहलाता है ये? हैज़ी दौर। और ये जब हैज़ी दौर होता है तो इसके दरमियान में क्या होता है? इसके दरमियान में होता है बैज़े का इखराज। इसके दरमियान में होता है रिलीज ऑफ ओवम। इसके दरमियान में होता है एग का बाहर खारिज करना। और ये जो प्रोसेस होता है हैज़ी दौर के अंदर, जब पूरी तरह से एग बनेगा और वो बॉडी से बाहर निकलेगा, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। इसको याद रखिए। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टेप को क्या कहा जाता है? जिसमें एग बाहर आता है तो उसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन। जैसा मैंने पहले कहा कि हैज़ी दौर में 4 साइकिल होती है। कौन कौन सी 4 साइकिल होती है? तो पहली जो साइकिल होती है उसको कहा जाता है मैस्चुरल फेज। क्या कहा जाता है उसको? मैस्चुरल फेज। दूसरी जो साइकिल होती है इसको कहा जाता है फॉलिकुलर फेज। क्या कहा जाता है इसको? फॉलिकुलर फेज। तीसरी जो साइकिल होती है वो होती है ओव्यूलेशन, जो मैंने अभी बताया, ओव्यूलेशन, और इसको कहा जाता है बैज़े का इखराज। और तीसरी जो साइकिल होती है वो होती है ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज या इफ्राज का फेज, जहां पर उसके बॉडी के अंदर सेक्रेटरी फेज होगा, ल्यूटियल फेज होगा। तो ये 4 फेजेस होती है, इनको याद रखिए। कौन कौन सी है? मैस्चुरल फेज, बोलिए मेरे साथ। मैस्चुरल फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा बैज़े का इखराज और चौथा ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। नाउ बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्चुरल फेज क्या होती है। इसको समझना है और एग्जाम में इस पे बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जाते हैं। मैस्चुरल फेज क्या होता है? तो मैस्चुरल फेज ये मैस्चुरल साइकिल का, हैज़ी दौर का पहला मरहला है, पहली हालत है, पहला फेज है, पहली स्टेज है। और मैस्चुरल फेज में क्या होता है? मैस्चुरल फेज में होता है हैज़ी बहाव, या हम ये कहेंगे कि उस फीमेल की बॉडी से, उस मादा के बॉडी से कुछ रकीक मादा, कुछ लिक्विड मादा बॉडी से सीक्रेट होता है। तो ये जो हैज़ का बहाव है ये कब तक होता है? तो ये 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। यानी 28 डेज में से 3 से 5 दिनों तक ये प्रोसेस चालू रहेंगे। उनके बॉडी से कुछ चीज़ें, कुछ लिक्विड बॉडी से रिलीज होते रहेंगे। ये जो हैज़ी बहाव है, ये हैज़ी बहाव के अंदर जो लिक्विड रिलीज हो रहा है, जो रकीक मादा रिलीज हो रहा है, जो माया रिलीज हो रहा है, या जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, वो है क्या? बेसिकली ये होता है एंडोमेट्रियम वॉल। ये क्या होती है? एंडोमेटेरियम वॉल। क्या होती है? एंडोमेटेरियम वॉल। बेसिकली होता क्या है कि जो रहम मादर है, उस रहम मादर के अंदर जो एंडोमेटेरियल स्तरा है,
ये एंडोमेटेरियल उस तरह ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, इसकी टूट फूट होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ वहाँ पर खून की नालियों के अंदर भी टूट फूट स्टार्ट हो जाती है, और ये खून की नालियाँ जो टूट फूट गई, ये इंडोमेटेरियम उस पर जो टूट फूट गई, ये उसके बॉडी से बाहर रिलीज होती है, और जब वो बॉडी से बाहर रिलीज होती है तो हम उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। उस फेज को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। हैज़ का ये जो वाक्य है, हैज़ का ये जो वाक़या है, ये कब होता है? ये उस वक़्त होता है जब उसके बॉडी से रिलीज़ होने वाला ओवम, उसके बॉडी से रिलीज़ होने वाला एग, अगर उसके अंदर अमले बार आवरी ना हो, उसके अंदर क्या ना हो? अमले बार आवरी। तो हैज़ उस वक़्त वाक़या होता है जब छोड़ा गया ओवम बार आवर ना हो, मतलब जो एग रिलीज़ हुआ, अगर उस एग का स्पर्म के साथ इंटरैक्शन नहीं होता, एग और स्पर्म इंटरैक्शन नहीं होता, तब जाके मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होंगे। कान खोल के सुनिए, मेंस्ट्रुअल फेज कब स्टार्ट होगी? उस वक्त स्टार्ट होगी जब छोड़ा गया ओवम, छोड़ा गया एग, छोड़ा गया अंडा, अगर स्पर्म के साथ उसका इंटरैक्शन ना हो, तब ये फेज आएगी। और हम ये कहेंगे कि अगर उसको हैज़ आ रहा है, इसका मतलब हमल नहीं ठहरा। और अगर हैज़ नहीं आता है, ये रकीक मादा, ये माए, ये ब्लड अगर उसके बॉडी से रिलीज नहीं होती, तो ये किसका इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है हमल का। ये इंडिकेशन क्या का है? हमल का। ये इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। ये इंडिकेशन क्या का है? प्रेगनेंसी का। तो यह बहुत बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल फेज अगर नहीं आती है, इसका मतलब हमल ठहर गया। अगर मेंस्ट्रुअल फेज आती है, इसका मतलब हमल नहीं ठहरा, प्रेगनेंसी नहीं हुई, इसका मतलब एग का स्पर्म के साथ इंटरैक्शन नहीं हुआ। इसलिए अब जो इंडोमेटेरियम वॉल थी और जो खून की नालियाँ थी, इंडोमेटेरियम वॉल बेसिकली क्या करने वाली थी? इंडोमेटेरियम वॉल क्यों ब्रेक डाउन हुई? इंडोमेटेरियम वॉल इसलिए ब्रेक डाउन हुई क्योंकि इंडोमेटेरियम वॉल ये उस एग के लिए बनाई गई थी जो फर्टिलाइज होकर आएगा, उसको इम्प्लांट करने के लिए, उसको वहां पर अटैच करने के लिए इंडोमेटेरियम वॉल थी। लेकिन यहाँ पर तो एग और स्पर्म का इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो अब इस इंडोमेटेरियम वॉल की कोई नीड है क्या? नहीं है। इसलिए वो इंडोमेटेरियम वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी। वो खून की नालियाँ क्यों बनी थी? वो इसलिए बनी थी कि अगर स्पर्म एग का इंटरेक्शन होगा तो जाइगोट बनेगा और वो आके इंडोमेटेरियम के साथ अटैच होगा। अब उस जाइगोट को ग्रोथ करना है, वो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन के फीटस बनेगा, फीटस बन के आगे फिर वो बच्चे की शक्ल में आएगा, लेकिन अभी डेवलपमेंट होने ही वाला नहीं है। तो अब उस ब्लड की, उन खून की नालियों की नीड है क्या? नहीं है। इसलिए अब रहम मादर में से इंडोमेटेरियम की परत को भी तोड़ दिया जाता है और खून की नालियों को भी तोड़ दिया जाता है, और जब वो उस फीमेल की, उस मादा की बॉडी से निकलता है, तो हम उस वक्त ये समझते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल फेज है। और ये मेंस्ट्रुअल फेज क्यों आई है? क्योंकि वहाँ पर एग और स्पर्म का इंटरेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पर कोई हमल नहीं हुआ। तो बेसिक कंसेप्ट जो मेंस्ट्रुअल फेज में याद रखना है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कब, कि मेंस्ट्रुअल फेज आएंगी कब, नहीं आएंगी कब? उस वक्त आएंगी जब एग और स्पर्म का इंटरेक्शन नहीं हुआ। कब नहीं आएंगी? जब जब एग और स्पर्म का इंटरेक्शन हो गया और हमल ठहर गया। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखना। नाउ बच्चों, इसमें है ना कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल फेज के। वो क्या है? तो उसमें ये है कि कंटिन्यूसली दबाव में रहना, कंटिन्यूसली प्रेशर में रहना, कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहना। तो अगर कोई फीमेल है, उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल फेज आ रही है या उसकी मेंस्ट्रुअल फेज डिले हो रही है, उसको प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी मेंस्ट्रुअल फेज डिले हो रही है, तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि वो फीमेल स्ट्रेस में हो, वो फीमेल परेशान हो, कुछ घर के कुछ और चीज़ों के अंदर वो टेंशन में हो, तो तब भी ये मेंस्ट्रुअल फेज या फिर उसके बॉडी में नहीं आती। कुछ वजह से होता है उसमें कमज़ोर सेहत, कि एक फीमेल है, एक मादा है, उसकी सेहत अच्छी नहीं है, तो उनमें भी ये मेंस्ट्रुअल फेज क्या हो जाता है, ये पीरियड का टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नाउ मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो फेज आती है उसको कहा जाता है। ना फॉलिकुलर फेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि इसमें हार्मोनल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस फेज से अगर कुछ क्वेश्चन बनेंगे
तो वो हार्मोन के रेगुलेशन पे बनेंगे। इसका मतलब इस चैप्टर के साथ साथ आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी लिंक करना पड़ेगा। तो जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन आप पढ़ेंगे तब उस वक्त याद रखना कि इसके साथ उसको आपको याद रखना है या उसके साथ इस चीज को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज क्या है? ये दूसरा फेज है, हैजी दौर का ये दूसरा फेज है। और इस हैजी दौर के दूसरे फेज में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। वो क्या होता है? इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। इसमें क्या बनना शुरू हो जाती है? पुख्ता ग्रेफियन फॉलिकल। इसीलिए इसको कहा जाता है फॉलिकुलर फेज। लेकिन एक स्टेप पीछे जाइए कि फॉलिकुलर फेज आई कहाँ से या फॉलिकुलर सेल आए कहाँ से। तो आपको याद होगा जब हमने oogenesis का प्रोसेस पढ़ा, उस वक्त हमने पढ़ा था कि oogoneum, oogoneum से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड देन ग्रेफिन फॉलिकल। तो अब इस स्टेज में प्राइमरी oocyte को याद रखिए और प्राइमरी फॉलिकल को याद रखिए। प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना? प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में जब ग्रैन्युलोसा सेल आके अरेंज हो गए तब उसका नाम बना था प्राइमरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल। जब उसके सेकेंडरी फॉलिकल कब बना? जब उसके सराउंडिंग में चीका सेल आए। टर्शियरी फॉलिकल कब बना? जब उसके बीच में क्या बन गया? एंट्रम। याद आ रहा है? एंट्रम। तब ये पूरा फेज होता है। तो ये यहाँ पर सिर्फ ग्रेफियन फॉलिकल बन गया नहीं, हमको पूरी चीजों को रिमाइंड करना है कि बना कैसे। तो oogoneum, primary oocyte, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and then Graafian follicle। तो बेसिकली follicular phase में क्या होते हैं? Graafian follicle बनना शुरू हो जाते हैं। नाउ बच्चों, एक काम तो ओवरी के अंदर हो रहा है, फॉलिकुलर फेज के अंदर एक काम कहाँ पर हो रहा है? ओवरी में। दूसरा काम होता है यूटेरस में। दूसरा काम होता है रहम मादर में। दूसरा काम कहाँ होता है? रहम मादर में। तो जब यहाँ पर फॉलिकुलर फेज ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं, साथ ही साथ रहम जो है यूटेरस, उसमें क्या होती है? उसमें होती है एंडोमेटेरियम प्रोलिफेरेशन। Now what is mean by endometrium proliferation? एंडोमेटेरियम प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि अब वहां पर दोबारा एंडोमेटेरियम की परत बनना शुरू हो गई। मैंने पहले कहा एंडोमेटेरियम ब्रेकडाउन हो गई, ब्लड वेसल ब्रेकडाउन हो गई और वो बॉडी से बाहर आएंगी, जिस्म से बाहर जाएंगी। तो उस फेज को हम कहते थे मेंस्ट्रुअल फेज। वो कब आती थी? वो उस वक्त आती थी जब ओवम का स्पर्म के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, तब वो बॉडी से बाहर चले जाना चाहिए। अब दोबारा एक एग रिलीज होगा, वो एग आएगा तो उस एग के लिए क्या है? उस एग के लिए भी तो क्या लगेंगे? एंडोमेटेरियम। तो इसलिए यहाँ पर एंडोमेटेरियम को बनाने का दोबारा अमल स्टार्ट हो जाता है। तो फॉलिकुलर फेज में दो बातें याद रखना है, एक ग्रेफियन फॉलिकल बनाने का अमल चालू हो गया, दूसरी जगह इंडोमेटेरियम का प्रोलिफेरेशन स्टार्ट हो गया, दोबारा इंडोमेटेरियम बनना शुरू हो गई। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। एग्जाम में अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ ग्रेफियन फॉलिकल बनना चालू है, दूसरी जगह रहम की इंडोमेटेरियम वॉल बनना चालू है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि एक मेहमान आ रहा है, उस मेहमान के स्वागत के लिए, उस मेहमान के इस्तकबाल के लिए आप क्या कर रहे हैं? डेकोरेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब वो मेहमान अगर नहीं आया तो आप डेकोरेशन उठा लेंगे, लपेट देंगे और रख देंगे। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होता है कि हम यहाँ मेहमान कौन है? यहाँ पर मेहमान है ग्रेफियन फॉलिकल, जो आगे चल के ओवम बनेगा, स्पर्म के साथ इंटरेक्शन करेगा। और इस्तेकबाल कौन कर रहा है इसका? इस्तेकबाल कौन करने वाला है? इंडोमेटेरियम वॉल, रहम यूटेराइन वॉल उसका इस्तेकबाल करने वाली है। तो इसको इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं ना। बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों भी जो काम हो रहे हैं ओवरी में और रहम में, ओवरी में और रहम में ये जो काम हो रहे हैं, ये काम किसके इशारे पे हो रहे हैं? कौन नचा रहा है इनको? कौन करवा रहा है इनको काम? तो ये काम करवाने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। क्या प्रोड्यूस करवाता है? पिट्यूटरी हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या प्रोड्यूस करवा रहा है? पिट्यूटरी हार्मोन। और उन्हीं को कहा जाता है दूसरा ओवेरियन हार्मोन्स। क्या करवाता है वो?
ओवेरियन हार्मोन। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस यानी हमारा ब्रेन जो दिमाग है, दिमाग के अंदर एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से रिलीज करेगा एफएसएच एलएसएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आके किसको सिग्नल करेंगे, ओवरी को, और ओवरी को जब वो सिग्नल करेंगे तो उसकी वजह से ओवरी के अंदर स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। समझ में आया? तो ग्रेफियन फॉलिकल किसकी वजह से बन रहे हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बन रहे हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ हार्मोन एफएसएच एंड एलएचएच, एलएच एलएच और एफएस किसकी कहां से बन रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। उनको किसने सिग्नल किया, उनको सिग्नल किया हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस को सिग्नल किसने किया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल अगेन किसने किया, ये सिग्नल किया है ओवरी ने। तो यहाँ पर होता है फीडबैक मैकेनिज्म, मैं उसको धप्पा दूंगा, वो उसको धप्पा देगा, वो उसको धप्पा देगा, इस तरह से हमारे पास क्या चलता रहता है, सिग्नल। अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो मैं रोक दूंगा, फिर वो उसको रोक देगा, फिर वो रोक देगा, फिर उसको रोक देगा। और अगर सामने वाला कम काम कर रहा है तो फिर वो उसको धक्का देगा, वो और काम करेगा, वो उसको सिग्नल देगा, वो और काम करेगा। तो कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है। तो बेसिकली क्या हो गया कि अगर ओवरी है तो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनेगी, और ये सिग्नल कौन देगा, एफएसएच एंड एलएसएच एलएच। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जब ये फेज होती है तब गोनाडोट्रोपिन और यानी एलएच और एफएसएच का जो में जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसके अंदर क्या होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है, बतदरीज उसमें धीरे 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 उसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये इंक्रीज की वजह से क्या होती है, तो मैंने पहले कहा आपको कि फॉलिकल फॉलिकल के अंदर चेंज होंगे, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और उसके बाद वो क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल, तो उसके अंदर नमू होंगी। साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, और वो क्या है, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन। क्या होगा यहाँ पर, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो बेसिकली क्या होगा कि जब ग्राफियन फॉलिकल बढ़ेंगे तब साथ ही साथ वहां पर क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बनाने का काम जो करते हैं, वो स्पेशली काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, जिसे हमने टर्शियरी सेल है ना, हमने पढ़ा ग्रैन्युलोसा सेल, थीका सेल। तो इसमें से जो थीका सेल है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करना शुरू करता है। मतलब उस फॉलिकल के सराउंडिंग में जो सेल है उसमें से एक सेल जो थीका है वो क्या करना शुरू कर दिया, एस्ट्रोजन। और उसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस धीरे 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 क्या हो रहा है, रन हो रहा है। फिर वापस से मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेसिकली बॉडी में क्या होता है, तो बॉडी में दो काम होते हैं। एक काम होता है ओवरी में, ओवरी में जो काम हो रहा है वो काम क्या हो रहा है, ओवरी में जो काम हो रहा है वो हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। दूसरा काम कहाँ पर हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है रहमे मादर में। कहाँ पर हो रहा है, रहमे मादर में। और रहमे मादर में कौन सा काम हो रहा है, रहमे मादर में काम हो रहा है फॉर्मेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेटेरियम वॉल। इसको याद रखिए। नाउ बच्चों ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारी हैजे साइकिल का, जो पूरी 4 स्टेप्स है उनको समझाने के लिए। तो अभी हम कहाँ पर थे, हमने बात की कि हैज, फिर हमने बात की है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, यहाँ तक हमने बात की। अब यहाँ तक जो बात हुई उसमें क्या हमने पढ़ा कि एलएच, यहाँ पर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एलएच, और यहाँ पर क्या होंगे, एलएच वगैरह की वजह से पुख्ता फॉलिकल सेल, और उसके बाद यहाँ पर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का। तो यहाँ पर होगा क्या, एफएसएच एलएस, एलएच और एफएसएच की वजह से नमू होगी, प्राइमरी फॉलिकल से पुख्ता फॉलिकल बनेगा, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर दूसरा काम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। और नीचे सबसे आखिर में ये जो दिख रहा है आपको है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये इंडोमेटेरियम वॉल है। तो ये इंडोमेटेरियम वॉल भी बनना शुरू हो चुकी है। नाउ बच्चों ये 28 दिनों में से अब हम कहाँ पर आने वाले हैं, 40 डे, यानी 14वें दिन, 40 डे, 14वें दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए क्या होने वाला है। अभी तक हम यहाँ पर आए, अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले, ठीक है। अभी तक हम यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से आगे क्या स्टेज होने वाली है, पर अब आगे क्या स्टेज होती है, आगे होता है बैजे का इखराज। थर्ड फेज हो रही है। थर्ड फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन क्यों हो रहा है, ये ओव्यूलेशन इसलिए होता है क्योंकि एलएच, जैसा भी मैंने कहा, एलएच और एफएसएच
LH और FSH, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों क्या हो जाता है, हैजी दौर के वक्त में इनका इफराज इंतहाई हद तक बुलंदी हासिल कर लेता है, और इसको कहा जाता है, ये इंतहाई हद तक बुलंदी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है LH सर्च। क्या बोला जाता है इसको, LH सर्च, SURGE, क्या बोला जाता है उसको, LH सर्च। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। LH और FSH का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पीक पॉइंट पे उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उसमें LH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई तक पहुंच जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है LH सर्च। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और LH सर्च की वजह से क्या होता है, LH सर्च का ये जो अमल होता है ये कब तक, 14वें दिन, कौन से दिन तक हो जाता है, और इसकी तेज रफ्तार की वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, उन ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, टूट फूट होना शुरू हो जाती है, और टूट फूट होने की वजह से क्या होता है, जो ओवम है वो बिल आखिर वहां से बाहर निकल आता है, और ओवम के बाहर आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। मैंने पहले कहा था क्या कहते हैं उसको, ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो क्या है, कि जैसे ये LH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, कौन से दिन को हुआ, 14 डे को, कौन से दिन को हुआ, 14 डे को, और 14 डे को होने वाली इस अमल को कहा जाता है ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग सेल, रिलीज ऑफ ओवम, इसलिए इसको कहा जाता है ओवम। तो यहाँ याद रखिए, यहाँ LH भी है, यहाँ FSH भी है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसका है, कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है LH, इसलिए इस स्टेज के अंदर LH सर्ज वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको याद रखिए। देन लास्ट फेज है जिसको कहा जाता है लूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज, लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। नो, अब ये लूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज में होता क्या है, लूटियल फेज के अंदर क्या होता है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है, यानी हमने कहा कि फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज। तो फॉलिकुलर फेज में हमने कहा कि एक काम क्या हो रहा है, एक काम तो ये हो रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल और फिर उससे पुख्ता ग्रेफियन फॉलिकल। तो पुख्ता ग्रेफियन फॉलिकल में क्या है, पुख्ता ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, बाहर थीका सेल है, ग्रैन्युलोसा सेल है, वो जो सेल है उन्होंने मिलकर बनाया होता है एक वॉल, और उस वॉल का नाम आगे चल के बनता है कॉर्पस लूटम। लेकिन ये नाम कब बनता है, ये नाम उस वक्त बनता है जब ग्रेफियन फॉलिकल, पुख्ता ग्रेफियन फॉलिकल है, एग रिलीज हो गया, अब पीछे क्या बची, ये पूरी ग्रेफियन फॉलिकल वॉल जिसके अंदर थीका लेयर है, ग्रैन्युलोसा लेयर है, ये पूरा बच गया। अब ये जो स्पर्म है, ये जो एग है, इस एग का स्पर्म के साथ इंटरेक्शन हो गया। अगर इस एग के साथ इंटरेक्शन हो जाता है तो पीछे जो बची हुई वॉल थी, ये वॉल का नाम बन जाएगा कॉर्पस लूटम। क्या बन जाएगा उसका नाम, कॉर्पस लूटम। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इसको मैं डायग्राम में बता नहीं सक रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो बता रहा हूँ उसको कानों से सुनिए, आंखों से सामने देखिए। क्या बता रहा हूँ मैं, कि जब लूटियल फेज आती है तो उसके दौरान जो ग्रेफियन फॉलिकल है, जो पीछे का बचा हुआ हिस्सा है, एग तो चला गया, अभी पीछे जो बच गया वो किसमें कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई कॉर्पस लूटम। ना ये जो कॉर्पस लूटम बनी, अब इसका काम क्या है, तो ये कॉर्पस लूटम का काम ये है, इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस प्रोजेट्रॉन, या इसी को कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो कॉर्पस लूटम पीछे बच गई, इसका काम क्या है, इसका काम है ये एक और नया हार्मोन बनाएंगे। उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्यों बन रहा है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है टू फॉर्मेशन और टू प्रोटेक्ट और टू डेवलप एंडोमेटेरियम। जो एंडोमेटेरियम है उस एंडोमेटेरियम को प्रोटेक्ट करके रखना, उस एंडोमेटेरियम को बाकी रखना। क्यों, क्योंकि वहां पर कौन आने वाला है, वहां पर आने वाला है फर्टिलाइज एग। समझ में आ रहा है कंसेप्ट,
स्पर्म और एग का इंटरेक्शन हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट। अब इस जाइगोट को जाके बैठना है कहीं पर, कहाँ बैठेगा जाकर, इंडोमेटेरियम की वॉल पर। तो अब इस इंडोमेटेरियम की वॉल ने मजबूत रहना चाहिए, तो इस इंडोमेटेरियम की वॉल पे आके ये अटैच होगा। तो इस इंडोमेटेरियम की वॉल को मेंटेन रखने का काम कौन कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कहाँ से हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है वो जो बचा कुचा हिस्सा रह गया था ना पीछे, ग्राफियन फॉलिकल, उससे। और अब उसका ग्राफियन नाम है क्या, नहीं, अब उसका नाम क्या बन गया, ग्राफियन के बजाय उसका नाम बन गया कॉर्पस लूटम। क्या नाम बन गया उसका, कॉर्पस लूटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में बेसिकली होता क्या है कि जब एग रिलीज हो जाता है तो पीछे बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटम में तब्दील होता है, और ये कॉर्पस लूटम आगे चल के क्या रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेटेरियम को कायम रखना। नाउ ये जो एंडोमेटेरियम होती है तो ये किस लिए होती है, एंडोमेटेरियम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, और बहुत ज्यादा एंडोमेटेरियम ये क्यों होती है, एंडोमेटेरियम होती है बार आवर ओवम की तनसीब और हमल। किस लिए, किसकी जिम्मेदारी है, बार आवर ओवम की तनसीब और हमल। बार आवर बार आवर ओवम, उसको आपको ले जाके अटैच करना है, तो उसको बोलेंगे तनसीब। और फिर जब वो अटैच हो जाएगा तो फिर वहां पर क्या होगा, फिर वहां से फीटस डेवलप होगा, फिर बच्चा बनेगा, है ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमल। तो ये इंडोमेटेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडोमेटेरियम को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन एक और कंसेप्ट याद रखिए कि प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा बड़ा काम क्या है, टू मेंटेन प्रेगनेंसी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें अगर एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस हो और उसमें अगर एंडोमेटेरियम को कायम रखना हो तो ये पहला आंसर। अगर ना हो और वहां पर लिखा हुआ हो रहम, टू प्रोटेक्ट रहम, प्रेगनेंसी को डेवलप करना, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करके रखना, तो वो आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिए दो चीजें, एंडोमेटेरियम को कायम रखना, एंडोमेटेरियम को कायम रखना मतलब हमन को कायम रखना। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या है, टू प्रोटेक्ट एंडोमेटेरियम और टू प्रोटेक्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को बचा के रखना। तो किसी के अंदर प्रेगनेंसी है या नहीं है तो उसके लिए चेक किया था प्रोजेस्टेरॉन। नाउ हमल के दौरान क्या होता है, हमल के दौरान जो हैज है, हैज दौर, हैज का जो दौर है या हैज के जितने भी दौर है वो सब के सब क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, सब के सब क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अगर हमल ठहर गया, हमल ठहर गया मतलब अब इंडोमेटेरियम वॉल का ब्रेकडाउन नहीं होना है, ब्लड वेसल का ब्रेकडाउन नहीं होना है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हैज मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आना है। तो सिंपल याद रखना कि अगर हमल ठहर गया तो हैजी दौर नहीं होगा, हमल नहीं ठहरा तो हैजी दौर स्टार्ट हो जाएगा। फिर बार आवरी यानी बार आवरी यानी फर्टिलाइजेशन की अदम मौजूदगी में क्या होगा, जो कार्पस लूटम है वो तहलील हो जाएगी। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिए, हमने कहा कि अगर स्पर्म और एग का इंटरेक्शन होता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉर्पस लूटम में और वो बनाएंगी प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अगर एग और स्पर्म का इंटरेक्शन नहीं होता तो क्या होगा, वो ग्राफियन फॉलिकल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और कॉर्पस लूटम नहीं बनेगी। तो यहाँ पर याद रखना कि जो कॉर्पस लूटम है वो आगे चल के मेंटेन नहीं रहेंगी और वो क्या हो जाएंगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखिए कि अगर हमल ठहरता है तब कॉर्पस लूटम बाकी रहेंगी, अगर हमल नहीं ठहरता है तो कार्पस लूटम ब्रेक डाउन हो जाएंगी और वो ब्रेक डाउन होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है हैजी दौर। ना बच्चों एक बहुत लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि इंसानों के अंदर ये जो हैजी दौर है जो मादा के अंदर होता है ये सिर्फ 50 साल की उम्र तक ही रहता है, और 50 साल की जब उम्र आ जाती है तो ये दौर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 50 साल की उम्र या 50 साल की उम्र के आसपास ये जो दौर है हैजी दौर, अब ये फीमेल के अंदर नहीं आएगा कभी। इस पीरियड को कहा जाता है मेनोपॉज। क्या कहा जाता है, मेनोपॉज। जैसे हम बोलते हैं ना टीवी बंद कर दो, पॉज कर दो, तो वैसा ये मेनोपॉज है कि ये हमेशा बंद। तो याद रखिए यहाँ पर कि जो हैजी दौर है ये फीमेल के अंदर, मादा के अंदर
50 साल की उम्र के आसपास क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तब इसको कहा जाता है मेनोपॉज। क्या कहा जाता है इसको? मेनोपॉज। तो हैजी जो दौर है ये नॉर्मल तौलीदी फेज की अलामत है। अगर किसी को हैजी दौर प्रॉपर वक्त पर आता है, इसका मतलब उनके बॉडी के अंदर जो तौलीदी फेज है वो प्रॉपर चल रहा है। हाँ? और वो मेनार्की से मेनोपॉज तक जाते रहे, यानी मेनार मेनोपॉज, मेनार्की मेनोपॉज, ये मेनार्की मेनोपॉज, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है, उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजिड और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक गायनोकोलॉजिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर, गायनिक डॉक्टर, फीमेल की इश्यूज को समझने वाले डॉक्टर बहुत हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से इसको समझिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं मेरे को कमेंट में, यूट्यूब के चैनल पे कमेंट में करिए, या फिर जो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है उर्दू नीट प्रीप के नाम से, कैपिटल लेटर में उर्दू लिखना है और कैपिटल लेटर में नीट लिखना है और स्मॉल लेटर में प्रीप लिखना है। तो टेलीग्राम पे ये चैनल है मेरा, इसको भी फॉलो करिए। फेसबुक पे अक्सीर एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको फॉलो करिए। और साइमल्टेनियसली आपको जब भी जहाँ भी कोई डाउट हो तो मुझको मैसेज करिए, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। स्पेशली टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप तमाम दोस्तों से, तमाम स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि उर्दू मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, उनसे कहिए इसको सब्सक्राइब करें, उनसे कहिए इसको शेयर करिए। जितना ज़्यादा ये सब्सक्राइब होगा, जितना ज़्यादा ये शेयर होगा, उतने जल्दी मैं बहुत सारे स्टूडेंट तक रीच करूँगा और मैं उनको बहुत अच्छे अंदाज में ये सारे कंसेप्ट समझा सकूँगा। ठीक है? चलिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।